Hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. So in the last class हम आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमने आपका न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे. तो हमारे लास्ट के जो वीडियोस थे वो न्यूमेरिकल्स में निकल गए थे. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपका के एफ का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, इफ़ के एफ इज़ नॉट गिवन, जो रेयर केस होता है उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, जब का के एफ का वैल्यू नहीं दिया होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे. ओके, सो यस, सो क्या करेंगे, सो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं. जैसे कि हमारा सेम के बी का था, जब के बी बहुत रेयर केस में नहीं दिया रहता है तो हमारे पास के बी का भी एक फॉर्मूला था. तो वैसे ही जब हमारा के एफ नहीं दिया होगा तो हम कैसे के एफ को निकालेंगे, उसका फॉर्मूला सिमिलर. हमारे पास के एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, kf is equals to r, this is in multiplication with t naught f whole square multiply m divided by 1000 multiply that delta h fusion. so यहाँ पर r आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. डेल्टा टी एफ क्या है आपका, सॉरी टी नॉट एफ आपका क्या है, आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड एम आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. 1000 से तो डिवाइड कर दिया. और डेल्टा एच फ्यूजन वो हीट होती है जो कि यूज होती है टू कन्वर्ट व्हाट 1 मोल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, और यू कैन से 1 मोल ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, राइट. 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में बनाने के लिए या 1 मोल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए वो जो हीट यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ठीक है. Now comes this delta H fusion is having one formula also, that is L fusion. L fusion multiply M. So ये L fusion क्या है, ये है आपका latent heat of fusion. Now what is this latent heat of fusion? Multiply molar mass. Now again same, उस केस में आपका latent heat of vaporization था, यहाँ पर आपका latent heat of fusion. तो basically जो latent heat of fusion है वो क्या है, heat required to convert 1 gram, क्या 1 gram of solid into liquid, or you can say heat required to convert 1 gram of liquid into solid, right. ठीक है, solid से liquid, liquid से solid के लिए जो भी हीट यूज हो रही है 1 ग्राम ऑफ हीट, उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट फ्यूजन. और जो आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसको बोल रहे हैं, जब हमारे 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज हो रही है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं. ये सेम चीज़ हमने आपकी स्टडी की थी जब हम आपका के बी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट. ये था, हम आपका के बी के बारे में पढ़ रहे थे. यस, सी. सो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, दैट इज के बी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा टी नॉट बी एम डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई एंड डेल्टा एच वी वेपराइजेशन. तो ये डेल्टा एच वी जो क्या था आपका, ये आपका था हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, क्या करने के लिए, वेपराइज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस को वेपराइज मतलब उसको वेपर बनाने के लिए जो यूज हो रही है हीट, इसको हम बोल रहे थे वेपराइजेशन. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा. बाकी सारे टर्म्स सेम थे, जो यहाँ पर भी कांस्टेंट जो लगा के रखे हैं सब कुछ सेम था, यही बस वेरी कर रहा है, बाकी सब चीज़ सेम है. सेम इन दिस वे वी हैव द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आपको पता है उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल केल्विन. ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, राइट. तो ये होती है आपकी किसकी वैल्यू, आपकी होती है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है. नाउ डेल्टा टी एफ आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है आपका. एंड एम क्या होता है, मोलर मास होता है ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट का मोलर मास होता है. डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है, डेल्टा एच फ्यूजन होता है आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल्स टू एल फ्यूजन मल्टीप्लाई एम. और एल फ्यूजन क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इतनी बातों से इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियरली हो गई होंगी, राइट. नाउ कम्स दी फोर्थ हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर. अब आपको कोई भी सेम क्वेश्चन आएगा तो आप इसका के एफ की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकाल लोगे. इन कंडीशन टू दैट आपको आर डेल्टा टी एफ एम एंड डेल्टा एच दे रखा होगा, या फिर आपको लेटेंट हीट दे रखा होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज दी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सीरीज पढ़ रहे थे उसमें ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है उसको समझने से पहले हमको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हमको जानना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, राइट. तो डिफ्यूजन क्या होता है हम उसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कि आपका क्या होता है
सबसे पहले हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, एंड डिफ्यूजन के बाद हम जाएंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, देन विल गो टू व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो दिस इज वेरी 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 इजी टॉपिक. एंड इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है दैट इज द वेंट ऑफ फैक्टर. एक्चुअली वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, बट मोस्टली आपके सिलेबस से वो इस साल एलिमिनेट कर दिया है. बट व्हाट आई एम थिंकिंग, आई विल नॉट एक्सक्लूड दैट टॉपिक, बिकॉज अगर मैं एक्सक्लूड करूंगी उसको तो आप लोगों को डिफिकल्टी हो जाएगी एंड यू विल फेस द प्रॉब्लम. सो आई एम नॉट गोइंग टू skip that particular topic because that is very 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 important. So although आपके सिलेबस में है नहीं है, बट मैं अपने साइड से पढ़ा दूंगी. अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट लाइक दिस. ओके, सो कम्स क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जानना है डिफ्यूजन क्या होता है. सो डिफ्यूजन जानने से पहले आप जो लिखा है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर पहले मोमेंट लिख दिया था, मोमेंटम. तो मोमेंट लिख दिया है, तो मोमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द नेट मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. क्या? द नेट मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. व्हाट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई सोल्यूशन है और आपको बोल के रखा है ये सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन है. जब भी हम हायर कंसंट्रेशन की बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हम बेसिकली बताते हैं कि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. हम सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात नहीं करते. जब भी आपको बोला जाए ये सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस टाइम आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन की ज़्यादा है, राइट. अगर मैं बोलूँ ये हमारा सॉल्यूशन 1 है और ये हमारा सॉल्यूशन 2 है, और ये इसमें मैंने बोला सॉल्यूशन 1 को हमने C1 मान लिया, सॉल्यूशन 2 के कंसंट्रेशन को हमने C2 मान लिया, और मैंने कहा C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 के कंसंट्रेशन से, तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है रेदर देन इस सॉल्यूशन में, राइट. इसका मतलब एज सिंपल एज दैट हुआ. इसका मतलब ये भी हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दिस सॉल्यूशन, हैंस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन दिस कंसंट्रेशन, राइट. तो आपको पता चल गया इस पर्टिकुलर केस में आपका सॉल्यूट ज़्यादा है एंड इस पर्टिकुलर केस में आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है. सो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज एक्सेस हियर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज एक्सेस हियर. अब बताओ सॉल्यूट कहाँ से हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा, राइट. तो सॉल्वेंट आपका कैसे मूव करेगा? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है. तो सॉल्वेंट आपका सॉल्यूट दिस प्योर सॉल्वेंट जहाँ पर एक्सेस है उस साइड से उस कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड सॉल्यूट्स इन द सेम वे सॉल्यूट उल्टा जाएगा, राइट. हमने बीच में मान लो एक मेम्ब्रेन लगा दी, एक नॉर्मल सी मेम्ब्रेन जिसमें बहुत ज़्यादा छेद बड़े बड़े छेद जिसमें से आराम से सॉल्यूट भी पार्टिकल्स भी पास हो पा रहे हैं, सॉल्वेंट भी पार्टिकल पास हो पा रहे हैं. तो सॉल्यूट कहाँ फ्लो करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. तो इस पर्टिकुलर केस में जो होगा आपका सॉल्यूट का मूवमेंट होगा फ्रॉम C1 टू C2 एंड सॉल्वेंट का होगा मूवमेंट फ्रॉम C2 टू C1, राइट. एंड ये मेम्ब्रेन है बीच में. इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द C2. सॉल्यूशन हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. देखो हमको ये पता चल गया कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था. इसका मतलब ये है कि C1 जो है सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन 1 है, और यू कैन से C1 सॉल्यूशन जो है, C1 तो मतलब कंसंट्रेशन दे रखा है यहाँ पे मैंने. आप ये मान लो जो सॉल्यूशन 1 है हैव दी मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, उसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है. और इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि इन सॉल्यूशन के केस में अगर आपको पूछा जा रहा है इन दोनों सॉल्यूशन में से किसका ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो हम कंसंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में ही निकालते हैं. जिस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसमें कम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो लेस कंसंट्रेटेड है. तो इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, राइट. सो यही बेसिकली प्रोसेस. अब देखो ये समझ में आ गया. अब क्या है? अब एक चीज जानो, अब जैसे आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल यहाँ जाएंगे, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है. अब यहाँ जाने के बाद भी तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पे वापस आएंगे, पर मेजॉरिटी यहाँ से वापस आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं. मेजॉरिटी मतलब जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है. ऑल्दो यहाँ भी थोड़े बहुत आ रहे होंगे, पर जो नेट मतलब टोटल मैक्सिमम जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का इस डायरेक्शन में, राइट. एंड सॉल्यूट का भी इधर से भी इधर आ रहे होंगे, बट मैक्सिमम मूवमेंट नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में, राइट. सो यही लिखा है डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस,
द नेट मूवमेंट मतलब टोटल मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, अगेन हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इतना क्लियर हो गया होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, तो डिफ्यूजन आराम से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यस। तो क्या लिखा है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इज फ्रॉम सोल्यूशन 1 टू, अगर मैं आपको पूछ लूं कि सॉल्यूट का नेट मूवमेंट क्या है, या फिर सॉल्यूशन का अगर मैं पूछूं यहाँ पर जो मूवमेंट है, ठीक है, सॉल्यूट का नेट मूवमेंट क्या होगा, आप बोलोगे सॉल्यूट का नेट मूवमेंट है फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2, क्योंकि सॉल्यूशन 1 में वो एक्सेस क्वांटिटी में। अगर मैं पूछूं सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट क्या है, तो सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट C2 टू C1 है, मतलब सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1 है, राइट। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, the net movement of solute is from solution 1 to solution 2 and the net movement of solvent is from solution 2 to solution 1, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस, ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। नाउ कम्स, हमने डिफ्यूजन समझ में आ गया हमको डिफ्यूजन क्या होता है। नाउ कम्स दी ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस भी एग्जैक्टली सेम लाइक डिफ्यूजन है, बट यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो हम दूसरी मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल सी कोई भी मेम्ब्रेन यूज कर ली थी जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े होल थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी छेद थे, तो उसमें से कुछ भी पास हो जा रहा था। अब जो हम डिफ्यूजन के केस में यूज करेंगे, हम डिफ्यूजन के केस में वो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन यूज करते हैं, SPM, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में लिया हुआ है SPM। SPM का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब वो मेम्ब्रेन जो कुछ कुछ पार्टिकल्स को परमिट करती है और कुछ कुछ पार्टिकल्स को परमिट नहीं करती, इसलिए परमिएबल, ओके। सो इन प्लेस ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन हियर वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी सेम ही होता है, बट इस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करती क्या है वो देखते हैं हम, इसका फंक्शन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सो देख लो, ये पहले क्या लिखा है, इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल मेम्ब्रेन, जो हम पहले यूज कर रहे थे डिफ्यूजन केस में, यहाँ हम यूज करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज SPM बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। अब ये SPM क्या होता है, इस SPM में ये सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स को अलाउ करती है। क्या करती है, ये सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स को अलाउ करती है, ठीक है। स्पेसिफिक पार्टिकल्स मतलब कैसा, स्पेसिफिक पार्टिकल्स मतलब इसके जो पोर्स होते हैं सेमी परमिएबल इतने बड़े नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते, मतलब ये सॉल्वेंट को तो अलाउ कर देती है, सॉल्वेंट तो आपका लिक्विड पार्ट में ही होगा, राइट, उसको तो उसके पार्टिकल्स स्मॉल साइज में, तो उसके स्मॉल साइज पार्टिकल को अलाउ कर देते हैं, बट सॉल्यूट के पार्टिकल अगर बिग साइज में, तो उनको अलाउ नहीं करती है, राइट, उनको अलाउ नहीं करती है। सो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैव स्मॉल पोर्स इन इट, उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। मान लो ये है सिंपल, इसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हैं, राइट, स्मॉल पोर्स हैं जो कि सबको अलाउ नहीं करते। नॉर्मली जो लिक्विड पार्ट है जिसमें ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं, उनको अलाउ कर देता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, स्मॉल होल्स है, ठीक है। सो SPM जो है हैव स्मॉल पोर्स इन इट, हैज इट वोंट अलाउड सॉलिड पार्टिकल। अब सॉलिड पार्टिकल को साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए ये सॉलिड पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है टू पास थ्रू इट। सो कौन पास हो सकता है इससे, इससे सिर्फ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन पास, राइट। अब सॉल्वेंट पार्टिकल कैन पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सेम हमने वही कंसिडर कर लिया, ये आपका सॉल्यूशन 1 था, ये सॉल्यूशन 2 था, C1 ग्रेटर है कंसंट्रेशन C2 से। आपको पता है इस केस में C1 ग्रेटर है, मतलब सॉल्यूशन 1 जो है उसमें आपका सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है, तभी उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या है, सॉल्यूट की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन 1 है, इसमें C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड सॉल्यूशन 2 इसमें आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मैंने बोला हमने यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके सॉल्यूट को C1 से C2 की तरफ जाने नहीं देगी, राइट, सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 को जाने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ ही नहीं करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ये अलाउ ही नहीं करेगी, बट सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी। तो क्या होगा, सॉल्वेंट विल गो, सॉल्वेंट जाएगा फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट, ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से सॉल्वेंट जाएगा, अगेन सॉल्वेंट यहाँ पे जाके यहाँ पे एक्सेस होके फिर वापस इधर, ये सॉल्वेंट का मूवमेंट हो सकता है, बट सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो सकता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ कम्स, ये आपको समझ में आ गया ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, हम नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं यूज करते हैं, हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। नाउ कम्स दी डेफिनेशन, हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, the movement of solvent molecules from lower concentration of a solution to higher concentration of a solution through a semi permeable membrane is called as osmosis। अब आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपके सॉलिड पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं,
क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपका सॉल्वेंट ही मूव करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव करते हैं, मतलब आपके सिर्फ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, और यू कैन से द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या है, हायर, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमेशा से हमको कंफ्यूजन रहता है, बचपन से हम ये पढ़ते तो आ रहे हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, बेसिकली आपका ऑस्मोसिस क्या होता है, आपका अभी डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें क्लियर नहीं है। तो आज मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये अब समझाने के बाद एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में आपकी सिंपल मेम्ब्रेन रहती है, ऑस्मोसिस में आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है पास थ्रू इट, सो आपका क्या होता है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर, इतना समझ में आ गया, डिफ्यूजन समझ में आ गया, ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको एक बार रीड कर लेते हैं, अगर नहीं भी समझ में आएगी तो मैं पहले आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखो, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, from solvent to solution through a semi-permeable membrane can be stopped by applying some extra pressure. See, by applying some extra pressure over the solution side. Okay, this pressure is called as osmotic pressure. Very simple, बहुत सिंपल है ऑस्मोटिक प्रेशर। होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेसिकली अब देख लो, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था आपको पता है, यहाँ पर आपके सॉल्वेंट ज्यादा है तो प्योर सॉल्वेंट मान लिया, यहाँ पर सॉल्यूट भी मिक्स है सॉल्यूशन के साथ, राइट, सॉल्यूट भी मिक्स है, आपका सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, तो बेसिकली मान लो ये सॉल्यूशन बन गया और ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन मतलब प्योर सॉल्वेंट के साथ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने बोला था, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पर मान लो सिर्फ आपका प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर आपका सॉल्यूट भी पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के भी थोड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको हम समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, देखो, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, राइट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। अब देखो मूवमेंट क्या होता है पार्टिकल का, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं पार्टिकल, ठीक है, एंड प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसके ऑपोजिट साइड में हम क्या करें, हम इस डायरेक्शन में, इस सॉल्यूशन की साइड से हम पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं, किस डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आ रहे थे उनका मूवमेंट यहाँ के लिए रुक जाएगा, ये नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं आ सकता, प्रेशर दे रहे हैं ताकि इसका मूवमेंट रुक जाए, राइट। तो उस प्रेशर, जो ये प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को होने से रोक रहा है वो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। जो प्रेशर ऑस्मोसिस को होने से रोक रहा है वो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सो प्रेशर, अब हम एक और बार अब डेफिनेशन देखते हैं, अब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर। देखो क्या लिखा है, द नेट मूवमेंट, अब यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, और यू कैन से फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू, ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बाई अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर, यहां से प्रेशर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट, ओवर द सॉल्यूशन साइड, किस साइड को दे रहे हैं, सॉल्यूशन साइड में दे रहे हैं एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट, over the solution side, and this pressure is called as what, osmotic pressure। इस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रेशर को हम बोल रहे हैं osmotic pressure। समझ में आ गया osmotic pressure क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि osmotic pressure होता क्या है, राइट, क्लियर, वेरी क्लियर आई थिंक। ओके, नाउ हम इसमें एक चीज और देखते हैं, दैट इज इट इज बेसिकली डिनोटेड बाई दिस, पाई के सिंबल से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। अब देखो, ये हमने बेसिकली समझ में आ गया आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन हमने आपको इससे समझा दिया। इन जनरल टर्म्स में अगर हम बोला जाए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे लगता है, जो कि स्टॉप कर देता है सॉल्वेंट का मूवमेंट, राइट, विच स्टॉप्स बेसिकली ऑस्मोसिस।
सॉल्वेंट का मूवमेंट बोलो या ऑस्मोसिस, ये सॉल्वेंट यहां से यहां आ रहा है उसको ही तो ऑस्मोसिस बोल रहे हैं. सो द एक्स्ट्रा प्रेशर over the solvent side which stops the process of osmosis that is called as osmotic pressure. तो आप चाहो तो ये डेफिनेशन लिखो, आप चाहो तो ये डेफिनेशन लिखो, both are correct. ठीक है, आपको बस मतलब समझ में आना चाहिए. So both are correct. Okay, 1 minute students. Okay, so both are correct. Okay, चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो चाहे आप वो डेफिनेशन लिखो, both are actually correct. Okay, so the extra pressure over solution side which stops osmosis is called the osmotic pressure. Clear? उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. अब एग्जाम्पल हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं. बहुत सारी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बहुत सारे आर्टिफिशियल हैं. तो एनिमल मेम्ब्रेन को यूज करते हैं एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इवन सेलोफेन, बेसिकली ये सेलुलोज का बना होता है सेलोफेन. बस अब ये एग्जाम्पल याद रख लो क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. इवन दिस कॉपर फेरोसाइनाइड भी यूज करते हैं. ठीक है, तो CuFeCN6 इसको भी यूज करते हैं एज व्हाट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इतनी चीज आप याद रखो. ठीक है, क्लियर हो गया? इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट. यस, अब हम इसको देखते हैं कि इसको बेसिकली जो क्या करते हैं, डिराइव कैसे करते हैं. ठीक है, डिराइव कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं एक बार. तो अब ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, राइट? सो यस, हाँ, सबको स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा होगा, एकदम क्लियर है स्ट्रक्चर. तो यस, अब देखो आपका पास ये है. अगेन ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये आपका सॉल्यूशन है, राइट? आपको पता है, मान लो हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, हम यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर है हम यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं. किस साइड से? सॉल्वेंट साइड से प्रेशर दे रहे हैं. दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही दे रहे हैं. ठीक है, अब इस साइड से आपको पता है, दे नहीं रहे हैं प्रेशर, ये साइड से आपका ओपन है. अगर यहाँ से ओपन है तो आपको पता है नॉर्मली इन जनरल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा इस पर. ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है एंड इस साइड से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, दैट इज P ATM. और साथ ही साथ हम दिस ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रहे हैं, दैट पाई इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है, राइट? सो ये आपको एक बेसिकली समझ में आ गया होगा क्या है ये, राइट? हम ये इतना समझ जाओ. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो, राइट? एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ पे दे रहे हो? यहाँ पर P एटमॉस्फेयर, यहाँ पे P एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और प्रेशर दे रहे हैं. तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं किस साइड में? सॉल्यूशन साइड में, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्वेंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जा रहा है, राइट? क्या हो जा रहा है? सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, ये यहाँ पर आ नहीं पा रहा है. ठीक है, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है. सो उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. सो बेसिकली अगर एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो ये पता चला कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किससे? कैपिटल M. आपके बाकी सारे जो टर्म्स थे जो भी आपने अभी तक पढ़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो भी है आपके किस पे डिपेंड कर रहे थे? आपके मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहे थे. ठीक है, आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहे थे, स्मॉल m, राइट? ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो पता चला ये कैपिटल M पे डिपेंड करता है. किस पे? कैपिटल M. और कैपिटल M क्या होता है? कैपिटल M होता है आपका मोलैरिटी. क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. वो सब नहीं डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटली बस इतना जब डिटरमाइन किया कुछ साइंटिस्ट लोगों ने तो उनको एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैरिटी के साथ, राइट? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के साथ. एंड मोलैरिटी, यू नो व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, कोई और नहीं, ग्राम मतलब मिलीलीटर नहीं, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है. जैसे वहां पर ग्राम था, अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड कर देते थे, वैसे अगर आपको ml में दे रखा है तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से अगेन डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया. और एक और चीज हमको ये पता चला, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल किससे है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका प्रोपोर्शनल है आपके मोलैरिटी से. किससे प्रोपोर्शनल है? मोलैरिटी से प्रोपोर्शनल है. इन द सेम वे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका किससे प्रोपोर्शनल है? वो आपका टेम्परेचर से भी प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर किस में होना चाहिए? और टेम्परेचर होना चाहिए आपका केल्विन में.
क्या होना चाहिए टेम्परेचर? टेम्परेचर होना चाहिए आपका केल्विन में, राइट। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, दैट इज m1 एंड m, दिस इज देखो पाई प्रोपोर्शनल टू m, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू m, एंड हियर ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T, राइट। एक तो m है और एक T है। m क्या है आपका मोलरिटी, T क्या है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। और m मोलरिटी का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हम दोनों इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन किया, तो बेसिकली जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो इक्वेशन है पाई m एंड पाई t, इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, ये 1 है, इसको 2 मान लो, तो हम इसको पाई mt लिख सकते हैं, राइट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, पाई इज इक्वल्स टू आर एम टी, और जब लिखते हैं तो पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। अब ये आर क्या है? ये आर बेसिकली सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या है ये आर आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन का कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है बेसिकली। ये आर जो हम लोग गैस कांस्टेंट भी पढ़ते हैं ना, आइडियल गैस पढ़ते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। ये आर आपका गैस कांस्टेंट है। ये दोनों आर की वैल्यू सेम ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं वो समझेंगे। देखो हमारी इक्वेशन फाइनली आ गई, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, ठीक है। वेयर पाई इज व्हाट? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर है। एम क्या है आपकी? मोलैरिटी, ठीक है। टी क्या है? टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आर क्या है आपका? सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? सॉल्यूशन का कांस्टेंट है। एंड स्मॉल आर क्या है आपका? इस आर की वैल्यू आपकी देखो, अगेन इसमें हम आर की वैल्यू को 8.314 नहीं लिख रहे हैं, 8.314 नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं गैस वाली वैल्यू जो हम गैस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, राइट। ये इसकी यूनिट है। अब देखो ये एक तरह का प्रेशर है, तो इसका जो एसआई यूनिट, सॉरी ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। और ये जो इसकी यूनिट थी आर की। अब आपको पता है ये एक तरह का प्रेशर ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी आपकी एटमॉस्फेयर, ओके।